हेलो बच्चों, हाउ आर यू। 11th हो गया, 12th में आ गए, सीनियर बन गए भैया। 11th में कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे होंगे। फाइनल एग्जामिनेशन में किसी का रिजल्ट अच्छा आया होगा, किसी का बहुत अच्छा आया होगा, कोई डिसअपॉइंट भी रहे होंगे। 12th को स्टार्ट हुए भी कम से कम 3 महीने तो हो ही गए। FA1 कई स्कूलों में हो चुके हैं, कई में होने बाकी हैं। इसमें भी कई का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, कईयों को लगता है और मेहनत कर लेते हैं। किसी का कंसेप्ट कम अच्छे हैं, किसी को अभी मेहनत की जरूरत है, कोई लाजवाब है। अब क्लास 12th में पढ़े तो पढ़े कैसे मार्क्स अच्छे आए। आपको मेहनत करनी है, ये तो जनरल फैक्ट है। हम लोग मिलके एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 12th को बिगिनिंग से पढ़ेंगे और कंसेप्ट और स्टडी मटेरियल इतना बढ़िया देंगे, पूरा डीप कंटेंट पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। खाली एम आई ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो है शॉर्टकट कीज ढूंढ रहे हैं। उसकी मैं अलग वीडियोस बनाऊंगा, उसके मैं शॉर्ट टर्म रिवीजन अलग दूंगा, सैम्पल पेपर, ये बात की बात है। अभी हम कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद तौसीफ। पिछले 13 साल से मैं ऑफलाइन ट्यूशन ले रहा हूँ। काफ़ी मैंने बच्चे पढ़ाए हैं। बच्चे हर टाइप के आते हैं, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों ने मुझे इंसिस्ट किया, उनको काफ़ी पसंद आता है कि सर आप ऑनलाइन पढ़ाइए। तो मेरे लिए तो नया एक्सपीरियंस हो गया। आज पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन नेवर माइंड। हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी यहाँ से। अब हमारी मतलब मुझे तो जानते नहीं हो, लेकिन दो अननोन मिलके ही जान पहचान बढ़ती है। जब मिलते हैं तो अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है। अब स्टडी की बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, या जिसको हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है प्रैक्टिकल पोर्शन और एक छोटा सा है थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको हम थ्योरी बेस ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल कहते हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम एक क्वेश्चन करते हैं, हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा पॉइंट चेंज आ जाता है, हम अटक जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे कंसेप्ट थोड़े से लूज रह जाते हैं, जिसको हम थ्योरी बेस कहते हैं। वहाँ पे हमें सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं जो अप्लाई होंगे। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, पर मैनुअल बोर्ड है। हम जैसे मर्जी पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे यही अच्छा लगता है। पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप वर्ड आता है पार्टनरशिप। क्या है पार्टनरशिप? जनरल टर्म्स में 11th में हम पढ़ते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला व्यक्ति आता था, दुकान खोलता था, माल बेचता था, शाम को पैसे गिनता था, घर चल देता था। ये थी पार्टनरशिप, ये थी सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप। एक से ज्यादा लोग, 2, 3, 4, जब किसी बिजनेस को करते हैं, होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। सब काम कर ले या कोई एक कर ले, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। अब इसमें भी पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के हिसाब से पार्टनरशिप क्या है। जनरल टर्म्स में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जनरल टर्म्स में हम पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोग जब काम करते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Partnership Act 1932, according to section 4 of Partnership Act 1932, partnership is an agreement between two or more persons who comes and join together to do a business. अब मैंने कितनी बड़ी बात बोली, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब बिजनेस करने के लिए आएंगे। अरे 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी बारात में चले गए, किसी को चैरिटी पर्पस में इंडल्ज हो गए, कहीं बाढ़ आ गई, मदद कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा लोग आएंगे एंड एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रिस्पेक्टिव रेशियो। एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, एग्रीड होते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, हम ऐसे बांटेंगे।
बिजनेस इज कैरिड बाई ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सब चलाते हैं या कोई एक चलाता है, लेकिन सबके लिए काम करेगा। प्रॉफिट होगा तो भी सब में बटेगा, लॉस होगा तो भी सब में बटेगा। थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट between two or more person who comes and join together to do a particular business, to do a business कर लो, and agreed to share future profit and loss in the respective ratio. Business is carried by all of them or any one of them acting for all। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन सर आपने लिख दी, भाई इसमें फीचर्स भी छुपे हुए हैं जो आगे हमें पढ़ने। क्या? पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, नेवर माइंड। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन who comes and join together to do a business and agreed to share future profit and loss in the respective ratio. Business is carried by all of them or any one of them acting for all। दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे, होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने के लिए एग्रीड होंगे, या तो सब काम करेंगे या कोई एक काम करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप। क्लियर? ये थी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से क्या है? पार्टनरशिप इज एन रिलेशन बिटवीन पर्सन, इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु आर एग्रीड टू कंबाइन देयर प्रॉपर्टी, स्किल, नॉलेज टू डू ए बिजनेस। इज दैट क्लियर? And agreed to share future profit and loss in the respective ratio। समझ में आ गया? ये जनरल टर्म्स में जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा होते हैं और बिजनेस करके प्रॉफिट कमाते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो बेटा पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई, इसके फीचर देख लेते हैं। फीचर में अभी हमने पढ़ा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप जाएंगे इसके अंदर हम। टू और मोर पर्सन, चलो बताओ बच्चों, कम से कम कितने बताए अभी? 2। तो 2 और मोर, कम से कम मिनिमम जो होंगे मेंबर वो कितने हो जाएंगे? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर या पार्टनर, मिनिमम पार्टनर कितने होंगे? 2। अब मैक्सिमम, भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो तो है साइलेंट कि भैया मेरे को नहीं पता इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज साइलेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये बात नहीं लिखी गई है। तो हमारा कंपनीज एक्ट, अब देखो कंपनीज एक्ट में भी 2 हो गए, 2013 और 2014। जो बात 2013 में लागू हुई थी उसको अमेंडमेंट करके 2014 में कर दिया गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुन लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50। मैक्सिमम कितने हो गए बच्चों? 50। इसके हिसाब से नहीं होते, 1932 के हिसाब से नहीं होते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? 50 अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, ये अमेंडमेंट हुआ, ये जो है वो अमेंडमेंट हुआ 2014 में। अब 2013 में जब पास हुआ तो 100 थे। अब ये महसूस हुआ कि भैया इतने ज्यादा मेंबर जो होंगे
वो क्या पता बिजनेस में आए या ना आए, तो इसको चेंज कर देगा 2014 में रूल 10 लगा दिया गया और बोल दिया गया कि मैक्सिमम नंबर पार्टनर 50 होंगे। बट सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो 2013 वाला, वो बताता है कि गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टनर अप टू 100 इन फ्यूचर। मतलब क्या हुआ कि 50 होते हैं रूल 10 कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से, पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये बात गवर्नमेंट ने लिख दी है कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि जब चाहे तो बिना किसी लॉ पास करे सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है, मेंबर 100 तक कर देगी, 70, 80, 90 जो भी करने हैं उसे सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर देगी और वो कितने हो जाएंगे 100 से ऊपर अगर मेंबर पार्टनर बनाने हैं तो फिर एक लॉ पास करना पड़ेगा दोबारा से। क्लियर? 100 तक वो सिर्फ नोटिफिकेशन से हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा 50 कौन से एक्ट में, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, और 2013 में गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर या पार्टनर अप टू 100। इज दैट क्लियर? काफी बच्चे कंफ्यूजन में, ये ठीक है। सेकंड, एग्रीमेंट का होना। देखो पहला फीचर है पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं। दूसरी बात एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, मैं और मेरा दोस्त बिजनेस करने के लिए आते हैं, भरोसा पूरा है, तो भरोसा पूरा है तो कोई बात नहीं, हम नहीं लिखते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये एक ओरल एग्रीमेंट हो गया। यस और नो? और अगर मैं और मेरा दोस्त आते हैं, मुझे उस पर भरोसा नहीं है, भैया दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, सीधी सच्ची बात है, तो हम उस चीज को लिख लेते हैं। तो ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है और रिटर्न भी वैलिड है। इज दैट क्लियर? और रिटर्न के कुछ फायदे हैं, अभी पढ़ाएंगे। थर्ड पॉइंट, बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। अभी मैंने बताया बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप तभी होगी जब बिजनेस मोटिव रहेगा, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल मतलब इलीगल बिजनेस नहीं। आपने 4 दोस्त अपने बुलाए और कह रहे चलो उसको उठा के लेके आते हैं और फिरौती ले ली, प्रॉफिट आया, सब में बांट लिया, ये इलीगल हो गया, लॉफुल बिजनेस नहीं हुआ। अब जब लॉफुल बिजनेस नहीं हुआ बच्चों, तो फिर इसको हम लॉफुल बिजनेस नहीं मान रहे, तो इसमें शामिल नहीं। जबकि ये भी एक काम है, लोग करते हैं, होते हैं ना गैंगस्टर, वो करते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप में नहीं आता। लॉफुल बिजनेस कौन से हो गए? ट्रेडिंग हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, प्रोफेशन हो गया। बिजनेस मोटिव होना चाहिए। चैरिटी के तौर पे आएंगे, चैरिटी के तौर पे आएंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं है। अच्छा चलो मैं बता दूं लॉफुल बिजनेस। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, दोनों दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर 5 लाख का प्लॉट खरीद लिया। कुछ टाइम के बाद 2 साल 3 साल के बाद उसे 10 लाख का बेच दिया। प्रॉफिट हुआ 5 लाख, 5 का खरीदा था, 10 लाख में बेचा। तो दोनों ही लोग आए, भाई बंदे भी 2 हो गए, प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इनका मेन काम बिजनेस करना नहीं है। दोनों ही प्रॉपर्टी डीलर होते, दोनों ही का काम प्रॉपर्टी सेल और परचेज होता, तब ये क्या बन जाता? पार्टनरशिप। इज दैट क्लियर? लॉफुल बिजनेस। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है भैया। ये एग्रीमेंट होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी, या रेशियो भूल जाओ, कैसा भी प्रॉफिट शेयरिंग। तो पहला फीचर 2 और मोर पर्सन, कम से कम 2 से ज्यादा भी। दूसरा एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। तीसरा बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। ये सब बातें मैंने डेफिनेशन में लिख दी हैं, आप चाहो तो वहां देख सकते हो कि एग्रीड 2 और मोर पर्सन, बिजनेस, ठीक, इन द रिस्पेक्टिव रेशियो, सब लिख दिया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है कि अगर प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो भी सब में बटेगा, कोई एक बंदा लेके चलता नहीं बनेगा। हुआ क्या बच्चों? पॉइंट ये है, ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2। क्लियर? ए और बी के बीच में रेशियो है 3:2। तो प्रॉफिट 3 और 2 में बटेगा, 3 हिस्से ए रखेगा और 2 हिस्से बी रखेगा।
अगर 2:1 है तो इसमें बटेगा, 1:2 है इसमें बटेगा, 1:1 है तो इसमें बटेगा। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सब में बटेगा, कोई एक व्यक्ति का नहीं है। पांचवा पॉइंट, बिजनेस इज कैरिड बाय all of them or any one of them acting for all। अब बच्चों मैंने क्या बताया आपको, बिजनेस सब चलाते हैं, बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, सब चलाते हैं, बट अगर सब ना चलाएं तब भी पार्टनरशिप होगी। एग्जांपल, ए है, बी है, सी है, तीनों ने पैसे लगाए, तीनों काम कर रहे हैं। एक सिचुएशन, तीनों ने पैसे लगाए हैं, ए बी सी, यानी बी और सी कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिर्फ काम नहीं करेंगे, हम पैसा लगा सकते हैं। ए कहता है मैं काम कर लूंगा, तब भी पार्टनर है, लेकिन प्रॉफिट होगा तो भी सब में बटेगा, लॉस होगा तो भी सब में बटेगा। ही कैन बाउंड, जो काम करता है, ही कैन बाउंड अदर पार्टनर विद हिज एक्ट ऑफ डूइंग। प्रॉफिट होगा तो भी सब में बटेगा, लॉस होगा तो भी सब में बटेगा। क्लियर? तो बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बच्चों हमने ये सारी चीज कर ली। अब इसमें समझ लो जो काम करता है उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, जो काम करता है उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं। जो काम नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? स्लीपिंग, साइलेंट। तो जो काम करता है उसको एक्टिव पार्टनर कहते हैं या एक्टिंग पार्टनर कह सकते हैं। जो काम नहीं करता उसको स्लीपिंग, साइलेंट। और अब मेरी बात फिर से सुनना, क्विक रिवीजन कर लेते। पार्टनरशिप मैंने क्या बताया आप लोगों को, इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन हु कम्स एंड जॉइन टुगेदर टू डू ए बिजनेस, एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रिस्पेक्टिव रेशियो। डेफिनेशन आपके सामने है। इसके फीचर, दो या दो से ज्यादा लोग, कम से कम दो, मैक्सिमम 50। कौन से एक्ट के हिसाब से 50? रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 के हिसाब से। Clear? Why not according to Partnership Act 1932? It is silent on the ground of maximum number of partner. तो एग्रीमेंट उनके बीच में ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का होना मतलब अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, चैरिटेबल एक्टिविटी है, तो वो पार्टनरशिप नहीं है। और बिजनेस भी कौन सा होना चाहिए? लॉफुल, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग होती है, प्रॉफिट होगा तो भी सब में बटेगा, लॉस होगा तो भी सब में बटेगा। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो बिजनेस सब करते हैं या कोई एक करता है सबके लिए काम करने। ये इतनी बड़ी लेक्चर मैंने आपको बताया पार्टनरशिप क्या है। क्लियर? अब थोड़ी बहुत बॉन्डिंग हमारी बन गई होगी, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है। अब बच्चों मैंने ये पॉइंट पढ़ाया आप लोगों को, एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, भाई मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एग्रीमेंट है, ओरल ही हो, रिटर्न भी हो, कोई सा भी हो सकता है, एग्रीमेंट तो है। एक बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, पार्टनर्स आर पार्टनर विद द एग्रीमेंट, नॉट बाय द स्टेटस। उनके बीच में एग्रीमेंट है तभी वो पार्टनर है। भले से लोग खड़े हो, कुछ एग्रीमेंट नहीं है तो वो पार्टनर नहीं है। एक जगह 4 बंदे खड़े हुए हैं, पार्टनर नहीं है। अब उनके बीच में तय है कि हम बिजनेस करेंगे और हमारे बीच में ये होगा, तो वो क्या होगा? पार्टनर। क्लियर? तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न के कुछ फायदे हैं, तो जब भी एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्म में होगा हम उसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। अब वो पढ़ते हैं। क्लियर? चलो बच्चों जल्दी जल्दी करते हैं। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, डीड का मतलब है पेपर कंटेनिंग। पार्टनरशिप का मतलब है एग्रीमेंट, पेपर कंटेनिंग द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड या रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। इसको और कह सकते हैं अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर।
डॉक्यूमेंट कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर इज ऑल्सो कॉल्ड है पार्टनरशिप डीड। तो शॉर्टकट में लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं। आ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब पेपर कंटेनिंग द एग्रीमेंट, उस पेपर में कुछ तो लिखोगे आप, कुछ तो लिखोगे भैया, तो क्या क्या हमारे बीच में तय हुआ वही लिखोगे, तो इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब बच्चों बहुत सारे होते हैं, मैं सबको लिख नहीं सकता, जनरली बता सकते हैं। चलो ठीक है, आओ। पहली बात क्या लिखोगे? जब आप कोर्ट से आए थे तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि कोर्ट ने कह दिया इक्वल बांटो, याद है हमारा एग्जांपल? तो पहले हम आगे सबसे पहले लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। भैया क्या काम कर रहे हैं, कौन सी हमारे बिजनेस का नाम क्या होगा और कहां पे कर रहे हैं? तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। सेकंड पॉइंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम क्या होंगे और उनके एड्रेस क्या होंगे। क्लियर? भाई बिजनेस का नाम क्या है, कहां हो रहा है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, कहां कहां रहते हैं ये भी लिखोगे। अच्छा बेटा एक वर्ड निकल के आया यहां पर, फर्म क्या है? क्या है फर्म? भाई फर्म, आप बिजनेस यूनिट की बात कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो फर्म, अब उसको डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे? पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, अलग अलग तो पार्टनर है, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, अलग अलग, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। मिलकर हम क्या हैं? फर्म। इज दैट क्लियर? एक लट्ठे में लकड़ियां हैं, अलग अलग तो वो लकड़ी है, और जब उसको बांध देंगे किसी चीज से इकट्ठा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? लट्ठा। अब ये एग्जांपल आप लोगों को शायद कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पार्टनर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। मैं लिख देता हूं, इसको यहां कर लेते हैं। पार्टनर इंडिविजुअली called partner and collectively called firm। दो इसको सजा देते हैं, थोड़ा सा सजा देते हैं अच्छे से। तो पार्टनर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। वापस आइए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर क्या होंगे? ठीक है, लिख लेते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर। अब बच्चों ये क्या है? ए ने 5 लाख लगाए, बी ने 3 लाख लगाए, लिख लो, कल को दिक्कत ना है, कल को मुकर जाए भी कि मैंने तो जो है 20 लाख लगाए थे। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय पार्टनर। और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट कैसे बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? भैया आज ही लिख लो कि 3:2 में बांटेंगे कि 1:1 में कि 2:1 में, वरना अगर कुछ रेशियो नहीं हुआ तो कैसे बढ़ता है प्रॉफिट? इक्वल, याद रखना। क्लियर? अगर कोई रेशियो नहीं है तो कैसे बटेगा? इक्वल। तो ये बात लिखनी बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में प्रॉफिट आपस में कैसे बांटेंगे, मेहनत सब कर रहे हैं। तो पहला कंटेंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म क्या होगा। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ दी पार्टनर क्या होंगे। थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। चौथा पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। 11th में हमने सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को? सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग चीजें, याद है?
तो पार्टनर का ही बिजनेस है, लेकिन हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, अब बिजनेस उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। वो मांगते हैं भैया, अगर हम ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करते हमें पैसा मिलता, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है, अब बिजनेस भाई तू हमको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे। क्लियर? तो बिजनेस अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो एक्सपेंस है, आगे इसका काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है और पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनकम है। इज दैट क्लियर? नाउ ये पॉइंट भी लिखते हैं कि फ्यूचर में किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। कल को भैया अगर ये बात तय नहीं है, कल को कोई मांगता है कि मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, तो हम पहले अपने पार्टनरशिप डीड चेक करेंगे, वहाँ पॉइंट चेक करेंगे, अरे यार ये वाला पॉइंट तो नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो नहीं देंगे। और अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%, 12%, 6%, तो हम देंगे। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। सेम पॉइंट होता है, सेम चीज होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। भैया पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले, अब उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेगा, तो वो फर्म को देंगे तो फर्म के लिए इनकम हुई ना। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, तो हम तो फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी पार्टनर से लिया जाना चाहिए। लिखा है पार्टनरशिप डीड में तो कोई ड्रॉइंग करेगा तो उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे, नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे। सेम चीज कोई एक्स्ट्रा काम कर लेता है तो सैलरी, कमीशन, बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, या बोनस पॉइंट सैलरी कमीशन देंगे कि नहीं देंगे। कोई एक्स्ट्रा काम कर लेता है, लिखा है इसमें क्लॉज की कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो सैलरी दी जानी चाहिए, तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। इसमें और भी पॉइंट होते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, टाइम पीरियड ऑफ द बिजनेस, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर हम मेन पढ़ ले रहे हैं। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन को एडवांस गिवन बाय पार्टनर भी कहते हैं। लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, एडवांस गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, एक ही बात है। अब हुआ क्या, ए है, बी है, मार्केट में किसी से उधार माल खरीद रखा है, एग्जांपल दे रहा हूं, उधार माल खरीद रखा है, 2 महीने का वायदा था, 2 महीने बाद बंदा आ गया, कह रहा लाओ मेरे पैसे लाओ, गल्ला खोला, पैसे नहीं है, बेइज्जती कर रहा है हमारी। बी से रहा नहीं गया, बी बैंक में गया, पर्सनल एटीएम निकाला, उसने 20,000 रुपए निकाल के क्रेडिटर को दे दिए। बी चाहता तो ये पैसा बैंक में पड़े रहने देता, उसको इंटरेस्ट मिलती है, किसी को ब्याज पे पैसे देता उसको इंटरेस्ट मिलती, लेकिन अगर उसने फर्म में डाल दिया तो इसको लोन ट्रीट किया जाएगा, वापस करना है। एडवांस गिवन बाय पार्टनर या लोन गिवन बाय पार्टनर, तो समझ में आ गया लोन क्या होता है। इस पे इंटरेस्ट दी जाती है, क्योंकि वो कहीं पे भी लगाता उसे पैसे मिलते हैं, किसी को ब्याज पे देता या बैंक में पड़े रहता उसको इंटरेस्ट मिलता, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। पहली बात तो ये समझ, पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर annum देना है, 8% पर annum देना है, 6% पर annum देना है, 12% पर annum देना है, तो उतने परसेंट देंगे। और अगर पार्टनरशिप डीड में ये बात नहीं लिखी गई है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट देना है, तो भी दिया जाएगा 6% पर एनम। सही सुना आप लोगों ने, 6% नहीं है, 6% पर एनम है। तो बेटा कभी कभी आ जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी गिवन बाय टू द पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो 6% का ऑप्शन है, 6% पर एनम का ऑप्शन है, 10% पर एनम का ऑप्शन है, नन ऑफ दीज है। तो आप कौन सा वाला टिक लगाएंगे, 6% पर एनम। क्लियर हो गया बच्चों। पहला कंटेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर क्या होंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे कि नहीं लेंगे, सैलरी कमीशन बोनस दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट, लिखा है तो उतने परसेंट, नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो 6% पर आना। अच्छा एक मैंने पॉइंट बताया था, फर्म क्या होती है, पार्टनर इंडिविजुअली तो पार्टनर है और कलेक्टिवली मिलकर क्या है वो फर्म है। क्लियर है बच्चों। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, सपोज करो ये पार्टनरशिप डीड है तो बड़ा आसान हो जाता है, हम चेक कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, कि सैलरी देनी है कि नहीं देनी है। किसी भी डिस्प्यूट्स को शॉर्ट आउट करने में बहुत हेल्पफुल मिलेगी फ्यूचर में, फिर सब कुछ लिखित में। माना लिखित एग्रीमेंट ही नहीं है, ए कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए, बी कह रहा है मुझे
इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 10% पर एनम, क्योंकि उसने लोन दिया था। ए कहता है मैं तो ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, एंड देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो सुन लीजिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। सैलरी कमीशन बोनस नहीं दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम देंगे सिर्फ, और प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली। भाई लॉस भी हो सकता है, ठीक है। कैसे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम। उसके अलावा कोई भी चीज नहीं दी जाएगी किसी को भी। ये कौन सा ट्रीटमेंट है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इसका मैं बेटा कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ाऊंगा। एक चीज अभी देखो, बता दूं, जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब रिटन एग्रीमेंट अगर नहीं है, नंबर वन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम दिया जाएगा, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1, मतलब बराबर बराबर प्रॉफिट बढ़ जाए। ये है इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे 6% पर एनम, प्रॉफिट इक्वली बढ़ेगा। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग नहीं चार्ज करेंगे, सैलरी कमीशन बोनस नहीं देंगे। तो ये समझ में आ गया। अब यहां तक तो इजी था। अब बेटा हम कुछ ऐसी चीज पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ी सी अलग है। क्लियर? सम प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप। पहला, रजिस्ट्रेशन। कुछ प्रोविजन पड़ा है, रजिस्ट्रेशन। बताओ बच्चों, रजिस्ट्रेशन किसी भी पार्टनरशिप का कंपलसरी है या नहीं है? नो, इट्स ऑप्शन। आप किसी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, आगे बेनिफिट मिलते हैं बहुत सारे। नहीं कराओगे कुछ लॉस का होगा, पर इलीगल नहीं है। मैं और मेरा दोस्त बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, हमने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तब भी चलेगा, पर आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजों का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। क्लियर? क्लियर? तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। अब तुम आ जाओ नंबर। ए माइनर कैन बी ए पार्टनर। चलो बच्चों बताओ, माइनर पार्टनर बन सकता है बिजनेस में? माइनर पार्टनर बन सकता है, इसके ऊपर तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं, सुनो। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। अरे सर क्या करो, माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर पार्टनर नहीं बन सकता नॉर्मल केस में, या नॉर्मल कोर्स में पार्टनर नहीं बन सकता। नॉर्मल कोर्स क्या है बच्चों? ए है, बी है, सी है। ए की एज 50 है, बी की एज 40 है, सी माइनर है, 15 ईयर्स का है। क्लियर? 15-18 साल से कम, माइनर है। अब वो फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप, एक नई पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। नहीं हो सकता, क्योंकि सी क्या है? माइनर है। नए बिजनेस में, नई पार्टनरशिप फर्म में नहीं बन सकता। ये होता है नॉर्मल। अब पार्टनर कैसे बनेगा? ए और बी पहले अपनी फर्म को रजिस्टर करवाएं, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड ना करवाएं। ए और बी पहले अपनी फर्म को, पार्टनरशिप को फॉर्म कर लें। क्लियर? रजिस्टर्ड हो या ना हो उसको छोड़ो। ए और बी ने पहले पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर ली। अब उनकी कंसेंट से, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनकी कंसेंट से माइनर कैन बी ए पार्टनर। क्लियर? तब माइनर पार्टनर बन सकता है।
पहले नहीं बन सकता। एग्जिस्टिंग फर्म है, एग्जिस्टिंग फर्म है ए और बी की, तो उनके कंसेंट से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, माइनर कैन बी ए पार्टनर बट इन द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर? अब माइनर को पार्टनर बनाने के कई सारे लंगड़ होते हैं। क्या दिक्कत आ सकती है बच्चों? कुछ आप सुन लो, देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। माइनर है भैया, उनने पैसे लगाए, ए और बी ने भी लगाए, फर्म को लॉस हो गया। अब आप समझ लीजिए, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर उनके पैसे बिजनेस में लगे हैं और किसी भी लॉस को कवर अप करने के लिए या भरपाई करने के लिए उनके बिजनेस में लगे पैसे तो डूबेंगे ही, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज किया जाएगा उस लॉस को पे करने में, उस लॉस को पे करने में। क्लियर? ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। इस पे भी हम पढ़ेंगे आगे। तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट माइनर के साथ ऐसा नहीं होता। माइनर तो जितना उसने पैसा बिजनेस में लगाया है वही डूबेगा, मतलब लॉस बियर करेगा, बट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म। उसकी प्राइवेट और पर्सनल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। समझ में आई बच्चों? माइनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। फर्म में जितने पैसे लगे हैं सिर्फ उन्हीं से लॉस की भरपाई की जा सकती है। तो माइनर का ये फायदा है। समझ में आई बात? तो माइनर नॉर्मल केस में पार्टनर नहीं बन सकता, बट माइनर पार्टनर बन सकता है with the consent of all the existing partner in the benefits of the business। तो समझ में आ गया होगा। लिमिटेड पार्टनर कह सकते हैं। अब तुम कहोगे ये क्या है भैया, पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है ना, तो लिमिटेड पार्टनर क्या हो गया? ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द फर्म। इनकी लायबिलिटी इतनी है कि बिजनेस में पैसे डूबेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को उनको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई? इनको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, 3 पार्टनर है ए बी सी, उसमें कोई एक होगा, सब नहीं हो सकते, कोई एक होगा जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। सबकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं हो सकती कि पता चला सभी ने तो लिमिटेड पार्टनर हैं और सभी ने ये बोल दिया कि हमारे सिर्फ पैसे जो बिजनेस में लगे वही डूबेंगे, घर की प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगी। तो पता चला कि बिजनेस में लगे पैसे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाले व्यक्ति जिसको पैसे देने उसका लॉस ही पूरा नहीं हो पा रहा। क्लियर? तो ऐसी फर्म इलीगल होती है। समझ में आई बात? इलीगल होती है। अब मैं इस पे बात क्या करना चाह रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो साफ कहता है कि माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते, अगर बनाओगे तो वो इलीगल है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 30 में ये बात लिखी है, माइनर कैन बी ए पार्टनर। समझ में आई बच्चों? समझ में आई? वो तो एक कह देता है कि ठीक है आप पार्टनर बन सकते हो, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वहां पर पहुंच गए हैं। अब मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर बताया कि सभी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं हो सकती, कोई एक हो सकता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, माइनर के अलावा भी हो सकता है। क्लियर? इसलिए पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, किसी एक की हो सकती है, सबकी नहीं होगी। सबकी होगी तो फर्म क्या होगी? इलीगल होगी। समझ में आ गया? अब मैं आपको कुछ अच्छी चीजें बता रहा हूं। ये 3 पढ़ लिए। कुछ लोग पार्टनर बन ही नहीं सकते, कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं टू बिकम ए पार्टनर नॉर्मल कोर्स में। नॉर्मल क्या हो ही नहीं सकते। क्लियर? माइनर के अलावा, रिपीट कर रहा हूं, माइनर के अलावा ये बन ही नहीं सकते। 4th पॉइंट, पर्सन exempted to become a partner। कौन कौन नहीं बन सकता पार्टनर? चलो आ जाओ। पहला ए माइनर, नॉर्मल कोर्स में नहीं बन सकता, दूसरे में बन सकता, अभी बताया मैंने आप लोगों को। सेकंड पॉइंट, माइनर नहीं बन सकता नॉर्मल केस में। सेकंड पॉइंट, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, पर्सन विद अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग ही ठिकाने नहीं है, किसी की याद में खोया हुआ है, दीवार से टक्कर मार रहा है, दीवार से बातें कर रहा है, नाली के किनारे पड़ा हुआ है, तेरे नाम बना फिर रहा है, दिमाग ही संतुलन में नहीं है। क्लियर? पर्सन विद अनसाउंड माइंड, ऐसे बंदे को आप पार्टनर बनाएंगे? नहीं बना सकते। थर्ड पॉइंट, इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन होता है? जो कंगाल है, भैया उस पर इतना कर्जा हो गया वो चुका ही नहीं पा रहा, आत्महत्या ना कर ले, इसलिए कोर्ट उसको सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंसी दे देता है,
लोग उसके पास अब नहीं जा सकते पैसे मांगने के लिए। क्लियर? वो कोर्ट की नजर में कंगाल आदमी है, तो कंगाल आदमी को कौन पार्टनर बनाएगा? तो इंसॉल्वेंट पर्सन नहीं बन सकता। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, भाई जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, जो कोर्ट की नज़र में ठीक नहीं है बंदा, ठीक कौन नहीं होता सब लोग जानते हैं, तो उस व्यक्ति को आप पार्टनर नहीं बना सकते, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो 4 बंदे कौन कौन से नहीं हो सकते? अ माइनर, नॉर्मल केस में, वैसे कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर बन सकता है एग्जिस्टिंग फर्म में। सेकेंड, लुनेटिक्स और पर्सन विद अनसाउंड माइंड। थर्ड, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट पर्सन। फोर्थ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कैन नॉट बी अ पार्टनर। तो इतनी सारी थ्योरी हमने पढ़ ली, आ सकता है कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं आपको आज बताऊंगा पार्टनर कितने टाइप के होते हैं। क्लियर? तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा, मेरी पहली वीडियो है ऑनलाइन के लिए, तो हो सकता है कि मुझे भी अभी थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा आने वाले टाइम में, बट मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा डीप पढ़ा पाऊं। क्लियर? अभी मैंने बताया कि हम पढ़ेंगे पार्टनर कितने टाइप के होते हैं। आओ, टाइप ऑफ पार्टनर, पहला एक्टिव पार्टनर। जल्दी बताओ बच्चों, एक्टिव पार्टनर अभी मैंने बताया था कौन होता है एक्टिव पार्टनर? जो बिजनेस को करता है, बिजनेस इज कैरिड बाय, समझ में आ गया? द पर्सन, दैट पर्सन इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। जो वाकई में बिजनेस में काम करता है वो एक्टिव पार्टनर है। और दूसरे कौन से होते हैं? सेकंड, स्लीपिंग, साइलेंट, जिनको दूसरों के जमाने की पब्लिक की नजर से छुपा के रखा जाता है, पता ही नहीं होता इसमें कौन कौन पार्टनर है, सीक्रेट रहते हैं। क्लियर? पब्लिक के लिए सीक्रेट रहते हैं, आसपास के लोगों को पता होता है, पब्लिक के लिए सीक्रेट रहते हैं, उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है। वो कौन से हो गए? स्लीपिंग, साइलेंट और थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड, नॉमिनल पार्टनर। अब तुम कहोगे ये कहां से आ गया भैया? नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? पार्टनर वो है जो जिसके बीच में एग्रीमेंट होता है, भाई एग्रीमेंट वही तो पार्टनर हुआ। तो नॉमिनल पार्टनर वो होता है जिसने ना तो पैसे लगाए हैं ना ही वो काम करता है, तो पार्टनर कहां से होगा? उनके बीच में एग्रीमेंट है, वो सुन लो, आगे सुन लो बच्चों, ठंड रखो। ना तो उसने पैसे लगाए हैं ना ही वो काम करता है, बट वो अपना नाम देता है, बाकी पार्टनर को भी पता, वो उसका नाम यूज करते हैं। अब एग्जांपल सपोज करो, कोई छोटी कंपनी है, वो रिलायंस का नाम यूज कर लेती, वो भी हमारे साथ पार्टनर है, तो गुडविल बढ़ेगी ना? यस और नो? एक छोटा इंस्टीट्यूट है, उसमें किसी अच्छे टीचर्स की जो है बोलते कि वो भी हमारे यहाँ पार्टनर है, तो गुडविल बढ़ेगी ना? इज दैट क्लियर? छोटा हॉस्पिटल है, वो बड़े कहता है कि बड़ा वाला जो हॉस्पिटल है उससे हमारा टाई अप है, वो हमारे पार्टनर है, तो भी गुडविल बढ़ेगी ना? समझ में आए? तो ऐसा बंदा जो अपना नाम देता है, बाकी पार्टनर उसका नाम यूज करते हैं कि हाँ फला फला व्यक्ति भी हमारा पार्टनर है, उसको बोलते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। नाम मात्र का पार्टनर होता है, सिर्फ नाम है उसका। क्लियर? लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर अभी पढ़ाया बच्चों मैंने, जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द कैपिटल होल्डिंग इन द फर्म। क्लियर? जो पैसे डूबेंगे बिजनेस में डूबेंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। पार्टनर बाय प्रॉफिट, ऐसा पार्टनर जिसको सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, गारंटीड है कि तेरे को भैया प्रॉफिट ही देंगे, लॉस होगा तो भी हम देंगे, कम प्रॉफिट होगा तो भी हम तेरे को उतना देंगे। एग्जांपल, ए है, बी है, और उन्हें सी को पार्टनर बनाया और बोल दिया कि तेरे को 20,000 प्रॉफिट दिया ही जाएगा, उससे कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिल सकता है, लॉस होगा तब भी हम कहीं से भी लाएं तेरे को देंगे, तो वो होता है पार्टनर बाय प्रॉफिट। अब मैं आप एक थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा आप लोगों को, एक होता है
पार्टनर बाय स्टॉपल। अब ये क्या हुआ भैया, ये हमने पढ़ा, इसमें सभी को पता है एग्जिस्टिंग पार्टनर को, और जिसका नाम यूज हो रहा है उसको भी पता है, वो सिर्फ अपना नाम देता है कि ठीक है भाई मेरा नाम ले लो, उसके बदले में उसको रेम्युनरेशन मिले या ना मिले वो सेकेंडरी चीज है। क्लियर, वो अपना नाम देता है और बाकी पार्टनर उसका नाम यूज करते हैं, सबको पता है। पार्टनर बाय स्टॉपल में क्या होता है, कोई ऐसा बंदा ऐसे एक्ट कर रहा है कि ये बिजनेस मेरा ही है, मैं यहां पार्टनर हूं, जिम ट्रेनर, पता ही नहीं जिम कैसे, जिम ट्रेनर ही बता रहा मेरा ही है, समझ में आ गया? तो वो खुद यूज कर रहा है, बाकी को नहीं पता है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वही पार्टनर हो। वो फर्म के नाम पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, अगर वो फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के नेम पे कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो लायबल हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहूं, पार्टनर बाय स्टॉपल इज नॉट ए पार्टनर। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत सारे पार्टनर होते हैं बच्चों, पार्टनर के टाइप होते हैं। मैंने आपको पार्टनरशिप पढ़ाया, एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्लियर? मैंने आपको पार्टनर्स के फीचर्स बताए, टू और मोर पर्सन, वो अच्छे से पढ़िएगा। मैंने पार्टनरशिप डीड पढ़ाया, मैंने फर्म क्या होता है वो पढ़ाया, मैंने रूल्स कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ाया, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा दिया, मैंने आपको पार्टनर्स इसके टाइप्स बता दिए, मैंने आपको माइनर का भी बता दिया। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूं। एक पार्टनर फर्म के नेम और फर्म की प्रॉपर्टी, प्रोविजन अंडर सेक्शन 6, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप अंडर सेक्शन 16 बता रहा हूं मैं आप लोग। सेक्शन 16 क्या कहता है वो सुनो। अगर किसी पार्टनर ने चुपके से, वर्ड चुपके से फर्म का नाम यूज किया, फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी और प्रॉफिट कमा लिया, वो उसको फर्म को लौटाना होगा। समझ में आई बात? अरे भाई मैं और मेरा दोस्त बिजनेस कर रहे हैं और उसे पता ही नहीं है, मैं शाम को जो है चुपचाप जो है वहां पर ट्यूशन क्लास से लगवा रहा हूँ किसी से, उसे पता ही नहीं, वो आता ही नहीं है, और उनसे जो है पैसे ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी किसकी है? फर्म की है। पता चल गया तो देना होगा फर्म में। इज दैट क्लियर? पहला तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा, एक पार्टनर चुपके से कॉम्पिटिटिव बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। अगर करता है, भाई यहां पर मैंने जो है हमारा काम है कि हम डिस्पोजल ग्लास बनाते हैं, बना दिए। अब मैंने घर में भी एक प्लांट लगा रखा है, मैं उन्हीं कस्टमर को, जो हमारे कस्टमर, मैं घर के वाले प्लांट से डिस्पोजल सप्लाई कर रहा हूं, मेरे पार्टनर को पता ही नहीं है। समझ में आई बात? मैं कोई कॉम्पिटिटिव बिजनेस, कोई एक पार्टनर दूसरा कॉम्पिटिटिव बिजनेस खड़ा कर देता है चुपके से, तो उससे होने वाले प्रॉफिट को भी लौटाना होगा। ये कौन बताता हमें? सेक्शन 16। क्या? कि अगर फर्म का नाम और प्रॉपर्टी यूटिलाइज करके कोई प्रॉफिट कमा गया है, कोई इनकम कमाई गई है, दैट शुड बी रिटर्न टू द फर्म। Second point, if a partner establish a business competitive to the existing business, clear? That profit earned by that competitive business must be returned to the firm. उससे भी जो प्रॉफिट होगा उसको भी रिटर्न किया जाएगा। आए बात समझ में बच्चों? बहुत कुछ मैंने बताया आप लोगों को, समझ में आई बात? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी पार्टनरशिप बताई है, उसमें तो माइनर पार्टनर बन ही नहीं सकता। क्लियर? पार्टनरशिप एक्ट बताता है 1932 कि माइनर पार्टनर बन सकता है। अच्छा, आज की वीडियो में हमने थ्योरी इतनी पढ़ी। कल जब हम वीडियो बनाएंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन पे काम करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बट मेरी पहली वीडियो है, कंटेंट मैंने आपको पूरा दिया है, आपको अच्छा लगेगा। क्लियर? और हमारी बॉन्डिंग आज से, अकाउंट की जर्नी हमारी आज से शुरू हो गई, मतलब हम अब जो है एक दूसरे को जानते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो उसका नोटिफिकेशन सबको पहले ही पहुंचना चाहिए, उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल, ताकि मैं आपसे जल्द से जल्द जुड़ सकूं, मेरी वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।